हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कवर करने जा रहे हैं और वो है हरियाणा की जलवायु और मृदा मीन्स क्लाइमेट एंड सोइल ऑफ हरियाणा। अगर आप HSSC, HCS हरियाणा के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप CT मेंस, ग्रुप डी या हरियाणा पुलिस, तो आपको यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम न केवल तथ्यों को रटेंगे बल्कि इन्हें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारा हरियाणा की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। दोस्तों, हरियाणा की स्थिति भारत के उत्तर पश्चिम में है और समुद्र से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय मीन्स कॉन्टिनेंटल प्रकार की है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है यहाँ गर्मियों में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, सर्दियों में कड़ाके की ठंड। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पहली है आर्द्र उपोष्ण मीन्स ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जो कि शिवालिक के पास वाले उत्तरी क्षेत्र में है। सेकंड नंबर पे आती है उपोष्ण स्टेपी, जिसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल स्टेपी, जो पूरे प्रदेश के मैदानी भागों में है। यहाँ मुख्य रूप से तीन ऋतुएं पाई जाती हैं। समर, मानसून एंड विंटर। कहते हैं महाद्वीप जलवायु, हरियाणा की जलवायु लगभग पूरे वर्ष महाद्वीपीय जलवायु के समान रहती है। यहाँ की प्रमुख ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से लेकर जून तक, जिसका मेनली टेम्परेचर होता है 45 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक। एक होती है वर्षा ऋतु, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक चलती है। मानसून का समय, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। शिवालिक, जो कि वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती, ना ही बहुत ज्यादा और अब हमने तीन प्रकार के यहाँ पर समर, मानसून एंड विंटर, हमने तीन प्रकार की ऋतुओं को समझा है जो हमारे तापमान में विभिन्नता पाई जाती है, मेनली 46 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक हमारी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीवन के स्रोत हरियाणा में, जो कि वर्षा का वितरण। अब हम करने जा रहे हैं हरियाणा में वर्षा का वितरण। वर्षा का असमान वितरण। राज्य में वर्षा पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर घटती जाती है। देखो यहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर यहाँ पे वर्षा घटती रहती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इस पोर्शन में थोड़ी कम हो जाती है, इसमें थोड़ी और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है महेंद्रगढ़ वाला, यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है। वर्षा के प्रमुख क्षेत्र, उच्च वर्षा क्षेत्र, जहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है। हरियाणा की ये वाला पार्ट है जिसमें पंचकुला आ गया, अंबाला आ गया और यमुनानगर आ गया। उत्तरी भाग विशेषकर शिवालिक की पहाड़ी, अंबाला, यमुनानगर, जो कि मीडियम वर्षा क्षेत्र, मध्यम वर्षा क्षेत्र, जिसमें 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राज्य के पूर्वी ओर है, जहाँ पर मीडियम रेनफॉल होती है, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर। अब हम देखेंगे न्यून वर्षा क्षेत्र, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, ये वाले क्षेत्र आ गए हमारे यहाँ पे। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है ना, वहां पे देखो ये यहाँ पे आ जाता है। जैसे सिरसा आ गया, जींद बीच में थोड़ा कम, हिसार आ गया, महेंद्रगढ़ आ गया, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। हरियाणा की जीवनदायिनी यानी कि हरियाणा की मिट्टी एक विविधतापूर्ण हमारी एक विरासत है। कृषि की नींव, हरियाणा की समृद्धि का आधार इसकी उपजाऊ मिट्टी है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को संचालित करती है। आपको पता ही होगा कि हरियाणा की मृदा कितनी उपजाऊ है। डॉक्टर जसबीर सिंह का वर्गीकरण। डॉक्टर जसबीर सिंह ने मृदा का जो वर्गीकरण किया है, मृदा के जो वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य जो प्रकार है, अत्यंत हल्की मृदा, हल्की मृदा, मध्यम मृदा, सामान्य भारी मृदा, बहुत भारी मृदा, शिवालिक तथा गिरिपादीय मृदा। अत्यंत हल्की मृदा जिसे हम बोलते हैं वेरी लाइट सॉइल। फिर आती है हल्की मृदा जिसे हम बोलते हैं लाइट सॉइल। मृदम मृदा जिसको हम बोलते हैं मीडियम सॉइल। सामान्य भारी मृदा जिसे हम बोलते हैं हैवी सॉइल, ये आ गई। और शिवालिक तथा गिरिपादीय मृदा जिसे हम बोलते हैं शिवालिक एंड पेडिमोंट सॉइल। यहाँ पे जो पॉइंट है शिवालिक एंड गिरिपादीय मृदा। तो अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा की जलवायु और मृदा का पूरा विश्लेषण हमने इन 3 स्लाइड्स में कर लिया है। तो अब हम उम्मीद है आपको यह लेक्चर बहुत ही अधिक पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम इसके बारे में देखो, ये वाली मृदा, ये हम इन सभी में डिटेल एक एक करके अब आगे पढ़ेंगे।
मिट्टी का जो वर्गीकरण हल्की मृदा एवं मध्यम मृदा। हल्की मृदा जिसे हम लाइट सोइल बोलते हैं, विशेषताएं होती हैं जो कि बलुई दोमट मृदा मिट्टी जिसमें जल धारण करने की अक्षमता कम होती है। जो कि हमारी हल्की मिट्टी होती है उसमें जो कि जल धारण करने की अक्षमता बिल्कुल ही कम होती है। इसमें बालू की जो प्रधानता होती है, मतलब इसमें बालू बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये ये वाली मिट्टी जो लाइट वाली सिरसा आ गया, हिसार आ गया, भिवानी, मैदानगढ़ और रेवाड़ी, इस वाले पोर्शन में हमें मिलती है जो कि लाइट सॉइल है, जो कि हल्की मृदा जिसे हम बालू रेत बोलते हैं। यहाँ ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। अब ये आ गई मृदम मृदा, इसको बोलते हैं मीडियम सोइल। इसकी क्या विशेषता है? यह मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है और इसमें मोटी दोमट से लेकर भारी दोमट तक शामिल है। इसके जो रीजन आते हैं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, सोनीपत, ये रोहतक, पानीपत, गुड़गांव, ये वाला पोर्शन आता है इसमें मेनली। मीडियम सोइल कर ली हमने, लाइट सोइल कर ली। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। चलो, मिट्टी का वर्गीकरण अब हम करने जा रहे हैं इस पे। हैवी एंड वेरी हैवी सोइल, मतलब हैवी सोइल। विशेषता इसकी सिल्ट युक्त चिकनी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं चिकना या चिका, इस जो नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। इसे सोलर या डाकर भी कहते हैं। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं यमुना, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद के कुछ हिस्से। यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो फसलें हैं, चावल हो गई, गेहूं हो गई, जैसे अम्बाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, यमुनानगर हो गया, यहाँ पे हमें मिलती है चिकनी मिट्टी क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब आ गई शिवालिक या पेडीमोंट मिट्टी। शिवालिक या पेडीमोंट मिट्टी जो कि शिवालिक की पहाड़ियों के पास हमें मिलती है। कालका हो गया, नारायणगढ़, अम्बाला, जगाधरी, यमुनानगर, यहाँ के हिस्सों के आसपास मिलती है। ये वाले कालका जैसे पंचकुला के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे मिलती है। पेडीमोंट मिट्टी जो कि पेडीमोंट यहाँ के पंचकुला के आसपास हो गया। यहाँ पे जैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ खत्म होती है उसके नीचे बिल्कुल जैसे ही खत्म होती है उससे स्टार्ट हो जाती है, जिसको मतलब पेडीमोंट या पारा पेडीमोंट मिट्टी। पेडीमोंट मिट्टी जिसे होते हैं गिरिपादीय मृदा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। धरती का क्षरण, मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या। आपको भी पता है कि हरियाणा में मृदा का कितना अपरदन हो रहा है, जैसे कि कोई भी गंभीर या एक गंभीर समस्या बन। धरती का अपक्षरण, मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। मृदा का अपरदन क्या है? आप सबको पता होगा कि मृदा का अपरदन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, या मिट्टी जैसे नदी के साथ बह गई या जैसे बाढ़ आ गई उसके साथ बह गई। मिट्टी की सबसे ऊपरी और उपजाऊ परत का जल या वायु द्वारा नष्ट हो जाना, इसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है या मिट्टी की मृत्यु। अपरदन के प्रकार जैसे जल अपरदन हो गया, वायु अपरदन हो गया, जैसे वाटर इरोजन, विंड इरोजन। यह शिवालिक की गिरिपादीय तलहटी में जैसे अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला जल अपरदन है, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ वाला रीजन है वहां से नदी आती है, जो उनका पानी का फ्लो होता है बहुत ज्यादा होता है, जो पानी के फ्लो के साथ बह के पानी अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाता है। अम्बाला हो गया, यमुनानगर हो गया, पंचकुला हो गया। अब वायु प्रदूषण के बारे में देखते हैं जिसको बोलते हैं विंड इरोजन। यह राज्य के दक्षिण और पश्चिमी जिलों में मेनली पाया जाता है, जैसे सिरसा हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़, ये वाले जो हिस्से होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी मिट्टी कैसी है, बालू या रेतली मिट्टी है, जैसे ही हवा चलेगी हवा उसको मिट्टी को बहा के ले जाएगी। 15 लाख हेक्टेयर अब क्षेत्र है जो वायु अपरदन से प्रभावित है, जल अपरदन से प्रभावित है। ये अभी दिख नहीं रहा, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लवणता और सूखापन, उपजाऊपन और की दोहरी चुनौती मतलब क्या है? लवणता का मतलब होता है सैलिनिटी एंड अक्षारीयता का मतलब है एल्किनिटी। सैलिनिटी और एल्किनिटी के बारे में हम जानेंगे। कारक है लवणता में अक्षारीयता, कारण है शुष्क मौसम में कोशिका क्रिया मतलब कैपिलरी एक्शन द्वारा भूमिगत लवण सतह पर जमा हो जाते हैं, जिन्हें रे या कलर कहते हैं। मतलब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं तो आपने देखा होगा हमारी मिट्टी क्या करेगी, फट जाएगी, ऊपर उसके नमक की स्तर या जिसे लवणता या हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं नूनी लग गई, तो इसी को बोलते हैं प्रभाव। यह मिट्टी को अनउपजाऊ बना देता है। मतलब जैसे हमारी मिट्टी में जैसे स्पेस पे एक परत चढ़ जाती है तो ये क्या करती है, मिट्टी की उपजाऊपन को नष्ट कर देती है। इससे प्रभावित जिले कौन कौन से? गुड़गांव हो गया, रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, करनाल हो गया, हिसार हो गया, जज्जर। ये मेनली वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मेनली कम वर्षा होती है। मृदा में नमी का अभाव, लैक ऑफ मॉइस्चर, मतलब इसका जो कारण है राज्य के पश्चिमी और तथा दक्षिणी भागों में कम वर्षा
और उच्च वाष्पीकरण के कारण मिट्टी में नमी की कमी रहती है। इसका प्रभाव, यह पौधों की वृद्धि को रोकता है और फसल उत्पादन को सीमित कर देता है। मतलब लैक ऑफ मॉइस्चर से क्या होगा, हमारी मिट्टी में सूखापन ज़्यादा हो जाएगा, मिट्टी सूख जाएगी, इसमें दरारें आ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, इसमें अगर हम कोई भी फसल उगाएंगे तो अच्छी पैदावार नहीं होगी। ये इसके प्रभाव है, बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। संरक्षण से समृद्धि, मृदा एवं जल प्रबंधन के उपाय। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, मतलब हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, ढैंचा या सनई जैसी फसलों का उपयोग कर सकते हैं। ढैंचा का मतलब समझते होंगे, सनई की फसल का उपयोग कर सकते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन होता है जैसे हम पाइपलाइन के द्वारा इरिगेशन करते हैं, मतलब सिंचाई करते हैं। भूमिगत पाइपलाइन वाष्पीकरण से होने वाले जल के नुकसान को रोकना। नेक्स्ट स्लाइड पर जैसे ये पाइप बिछा देते हैं हम जैसे खेतों में, जिससे कि बिल्कुल कम पानी का वेस्ट होगा, कम पानी वेस्ट होगा, जिससे कि हम जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे। जैसे हमने यहाँ बांध बना दी, हमने पानी को रोक रखा है ताकि हम इसे वाटर का संरक्षण कर सके, और जल संरक्षण के साथ साथ हमें सिंचाई में ये बहुत काम आता है। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हरियाणा का भविष्य, एक पोषित और संरक्षित धरती। सारांश, हरियाणा की आर्थिक समृद्धि और खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर इसकी मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती चुनौतियों के इस दौर में मृदा और जल संरक्षण से पहले ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। भविष्य की दिशा, सतत कृषि पद्धतियों संरक्षण के निरंतर प्रयासों के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपजाऊ और समृद्ध हरियाणा सुनिश्चित कर सकते हैं। आप लोगों को समझ आ गया? अगर नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ आसान भाषा में। मतलब हरियाणा का भविष्य क्या, हमारा भविष्य ये है कि हम मृदा अपरदन को रोके, हमारी मिट्टी उपजाऊ बनी रहे, धरती का हमें संरक्षण करना चाहिए जिससे कि हमारी पैदावार और बढ़ सके। ये मतलब सारांश क्या, हमने अभी इस लेक्चर में हमारी मृदा के बारे में पढ़ा है, हमारी कितनी प्रकार की मृदा है, कितनी प्रकार की हमारे यहाँ ऋतुएं होती हैं, और हम भविष्य को देखते हुए किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल गोल को अपनाकर हमारी मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। स्वास्थ्य मिट्टी ही एक समृद्ध हरियाणा की नींव है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। अभी हम माइंड मैप के थ्रू भी इस पूरे स्लाइड्स को अभी हम माइंड मैप के थ्रू इन पूरी स्लाइड को रिवीजन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम माइंड मैप के थ्रू इसको करते हैं। तो चलो, ये है हमारा माइंड मैप। अभी हमने स्लाइड्स के थ्रू मतलब बिल्कुल थ्योरी में हमने एक एक चीज को देख लिया है। अभी हम माइंड मैप के थ्रू सिर्फ 5 या 10 मिनट में सारे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा माइंड मैप है, ये मेनली इंग्लिश में है, साथ के साथ ये हिंदी में लिख रखा है मैंने। देखो, हरियाणा क्लाइमेट, सोइल एंड लैंड मैनेजमेंट, मतलब क्या है, हमारी जो हरियाणा की जो मिट्टी है और उसकी जलवायु है और उसकी लैंड मैनेजमेंट, मतलब उसका संरक्षण करना कैसे हम कर सकते हैं। तो अभी पहला यहाँ पे आ जाते हैं हमारी क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। अभी मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल साफ दिख जाएगा। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। अभी आते हैं मतलब टाइप्स। जलवायु के कितने टाइप्स हैं और ये टाइप्स किसने दिए हैं? डॉक्टर क्यूपन। इसका इन साइंटिस्ट का नाम हमें बिल्कुल याद रखना, डॉक्टर क्यूपन। इन्होंने दिया एरिड सेमी ट्रॉपिकल मीन्स अर्ध उपासन मिट्टी, सेमी ट्रॉपिकल स्टेपी मतलब उपासन स्टेपी मतलब उपासन मिट्टी। सीजन्स के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। सीजन्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे समर, समर मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु, जिसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक। विंटर, विंटर मीन्स होता है शीत ऋतु मतलब ठंड। ठंड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो अभी स्टार्ट हो रखी है, अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, जिसमें 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर रहता है। एक होती है रेनी सीजन, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक चलती है। अभी हम बात करते हैं रेनफॉल के बारे में, जिसको बोलते हैं वर्षा। एवरेज होती है हरियाणा में 30 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक। डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा होती है नॉर्थ वाले रीजन पे, जो कि पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, ये वाला पोर्शन हो गया। और सबसे कम वर्षा होती है लो मतलब साउथ वेस्ट, जो कि जैसे सिरसा हो गया, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये वाला पोर्शन होगा। अभी हम चलते हैं, ये वाला हो गया हमारा यहाँ पे, ये वाला हो गया हैवी सोयल, जिसको बोलते हैं हम भारी मिट्टी, मतलब भारी मिट्टी, जिसको बोलते हैं धाकड़ी मृदा या सेलाइन या एल्कलीन। इस प्रकार की हमारी मिट्टी होती है। सेलाइन का मतलब होता है, मतलब सेलाइन का मतलब खारा टाइप होता है कलर यार। हिल या माउंटेन सोइल मतलब पहाड़ी मिट्टी,
या जो कि शिवालिक रेंज के आसपास मिलती है, हमें पंचकुला वाले रीजन में ये वाली मिट्टी मिलती है, माउंटेन सोइल। अभी हम करने जा रहे हैं सोइल प्रॉब्लम्स एंड अफेक्टेड एरिया। इसका मतलब है मिट्टी से हमें जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी इससे कि हमारे क्षेत्र को प्रभावित किया है, जैसे इरोजन। सोइल प्रॉब्लम्स में आ गया इरोजन, मतलब मिट्टी अपरदन, मृदा का अपरदन, जैसे वाटर के द्वारा भी होता है और विंड के द्वारा, हम दोनों प्रकार से समझेंगे। वाटर इरोजन, जिसको ये वाला क्वेश्चन है, 2.76 लाख हेक्टेयर। विंड इरोजन, जिसको बोलते हैं वायु प्रदूषण, जो कि 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित करता है। आप दोनों के बारे में समझ गए होंगे। एक होता है जल अपरदन, जैसी नदी आएगी हमारी उपजाऊ मिट्टी को भाग ले जाएगी, जैसे तेज तेज हवाएं चलेंगी जो कि हमारी उपजाऊ मिट्टी को उड़ा के ले जाएंगी। अभी आगे सैलिनिटी और एल्कनिटी के बारे, लवणता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाई वाटर टेबल, कोस मतलब हाई वाटर, जैसे हम सबसे ज्यादा ट्यूबवेल वाटर का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो भूमि जल वाला है वो बिल्कुल खराब होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम ट्यूबवेल का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा भूजल बिल्कुल खराब होता जा रहा है, खारापन आ रहा है। इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मतलब जो भी क्षेत्र इससे प्रभावित है, जैसे करनाल हो गया, पानीपत हो गया, जींद हो गया, रोहतक हो गया, गुड़गांव हो गया। आपने गुड़गांव तो देखा होगा कितना घटिया वहां का पानी है। लैक ऑफ ह्यूमस, लैक ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है, ह्यूमस का मतलब जैसे मिट्टी की जो भी उपजाऊ होते हैं, जैसे उसमें उपजाऊपन, उसके बारे में होते हैं। कोज मतलब कारण क्या है इसका, लो रेनफॉल है, जहाँ कम वर्षा होगी, ऑब्वियसली बात है वहां पर मिट्टी उपजाऊ कमी मिलेगी हमें, जैसे यहाँ महेंद्रगढ़ के पास हो गया। अब आया सोयल कंजर्वेशन, मतलब भूमि का संरक्षण, हमें सोयल का कंजर्वेशन कंजर्वेशन करना है, मिट्टी को बचाना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, स्टॉप सोयल विंड इरोजन, स्टॉप का नाम है सोयल का और विंड इरोजन। इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाना है। वाटर मैनेजमेंट को हमें इम्प्रूव करना है, ये होगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। अब ये मेथड या उपाय, क्या उपाय कर सकते हैं हम मिट्टी को बचाने के लिए, उसकी उपजाऊपन को बचाने के लिए। काउंटर फार्मिंग, काउंटर फार्मिंग जिसको बोलते हैं समुच्च जुताई। क्रॉप रोटेशन, जिसको बोलते हैं फसल चक्र, मतलब एक फसल छोड़ के अगले सीजन कोई दूसरी फसल उगा ली उस खेत में, कभी दूसरी उगा ली, ऐसे फसल का चक्कर करना होता है। और एक आती है हरी खाद, हरी खाद का हमें यूज करना है, फर्टिलाइजर का हमें कम से कम यूज करना चाहिए। अनवाली का भट्टा में ये है फिलिंग गुलीस, ये है विंड ब्रेक से, जैसे विंड ब्रेक लगा देते हैं हम, जैसे हमारे खेत के चारों तरफ हम पेड़ पौधे लगा देंगे, जिससे कि तेज हवा आएगी, वो मिट्टी को उपजाऊपन को ना नष्ट कर पाए। कंट्रोल ग्रेजिंग, जैसे कि हम चराई को कम कर दे, जिससे कि मिट्टी का अपरदन बहुत कम हो जाएगा। जैसे जहाँ पर नदियों के आसपास हम पेड़ पौधे लगा देंगे, जिससे कि मिट्टी का कटाव न हो। अब आ गए यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं जल प्रबंधन। इसके की प्रोग्राम्स, वाटर सेट डेवलपमेंट, जलगम विकास, मतलब जल का विकास करना, मतलब वाटर सेट को डेवलपमेंट कर देंगे। और एक आ गया इरिगेशन मेथड, हम जैसे वाटर का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इरिगेशन मेथड, हम सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके अपनाएंगे, जैसे पाइपलाइन के द्वारा, फुहारों के द्वारा हम सिंचाई करेंगे। प्रमोट स्प्रिंकल सिस्टम, जैसे स्प्रिंकल सिस्टम का हम यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं फुहारा सिस्टम। रिड्यूस वाटर वेस्ट, वाटर वेस्ट को हमको बिल्कुल कम करना है। जैसे ऐसी फसलें बिल्कुल कम उगानी है जिस जो वाटर कंज्यूम बहुत ज़्यादा करती हो, जैसे होगी हमारी धान की फसल, इसको हमें कम उगाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, चेक डैम्स, मतलब हमें डैम्स को बनाने चाहिए, जिससे कि हम जल संरक्षण कर सकें, मृदा का संरक्षण कर सकें, और उस पानी को हम सिंचाई के लिए यूज कर सकें। तो चल, थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हरियाणा की मृदा के बारे में पढ़ा है, और हमने एक एक स्लाइड के द्वारा सब कुछ अच्छे से पढ़ा, और साथ के साथ हम हमारे पास माइंड मैप के द्वारा हमने बिल्कुल 5 या 10 मिनट में सारा कवर कर लिया। अगर आप भी इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगले लेक्चर में हम हरियाणा की नदियों या तब तक नदियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, धन्यवाद।